और कनाडा की ओर से लगातार दिए जा रहे अनर्गल बयानों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल में भारत के गृह मंत्री का नाम लिया था। इस पर भारत ने कनाडा उच्चायोग के अफसर को तलब किया और गृह मंत्री का नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडा जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत यह आरोप लगा रहा है। लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे कनाडा को भारत ने एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने न केवल सख्त प्रतिक्रिया दी बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और एक राजनयिक नोट सौंपा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा। नोट में कहा गया है कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह खुलासा हुआ कि कनाडा के उच्चाधिकारियों ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए। ये केवल वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण की पुष्टि ही करता है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उनके कम्युनिकेशंस को भी बाधित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है। As we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions, by citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. कनाडा सरकार की नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही के दिनों में कनाडा ने भारत पर कुछ आरोप लगाए जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया और कहा कि कनाडा ने इस बारे में कोई सबूत ही नहीं सौंपे। हाल ही में कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया। कुछ ही घंटों बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। भारत ने बार बार साफ किया है कि कनाडा अपने आरोपों पर कोई सबूत नहीं दे रहा। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहां हम आपको बताएंगे कि दरअसल भारत कनाडा के संबंध किस तरह से बिगड़े और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। हम यह भी आपको बताएंगे कि दरअसल ये जो बाहर से दिखता है वो असल में ऐसा है नहीं और इसके पीछे कनाडा के वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी शामिल है। लेकिन आपको पहले समझाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला क्या रहा। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत की ओर से घोषित आतंकवादी था, उसकी हत्या हो जाती है। और यह समझने की जरूरत है कि हरदीप सिंह निज्जर भारत की ओर से घोषित आतंकवादी था। फर्जी पासपोर्ट पर वो कनाडा पहुंचा था और उसके बाद वो फर्जी दस्तावेजों के सहारे वहां का नागरिक भी बना था। 18 सितंबर 2023 को संसद में जस्टिन ट्रूडो का निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और ये कहा गया कि जो भारत सरकार के एजेंट हैं उन्होंने निज्जर को मारा है।
और ऐसे में इस पर जाहिर तौर पर 18 सितंबर 2023 को कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। ये कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया और इस पर भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई और भारत की तरफ से भी ये जो वो किया गया। 19 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया, देश छोड़ने का आदेश दिया और उसके साथ ही साथ 6 अन्य जो डिप्लोमेट्स थे उनको भी देश छोड़ने का आदेश दिया। 21 सितंबर 2023 को भारत कनाडा सरकार के आरोप राजनीति से प्रेरित है, यह कहा भारत ने, कहा कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। अभी हम आपको यह भी बताएंगे कि दरअसल यह राजनीति है क्या और यह पूरी राजनीति समझाएंगे आपको, लेकिन यह जो पूरा घटनाक्रम है इसको भी समझने की कोशिश करिए। भारत ने कहा कि कनाडा सरकार के सारे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। 14 अक्टूबर 2024 को निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शामिल, यह कनाडा की तरफ से किया गया और कहा गया कि जो भारत के वहां उच्चायुक्त हैं वो बतौर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शामिल है। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई उच्चायुक्त को किया तलब और इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। तो इस तरह की तमाम चीजें लगातार होने लग गई और उच्चायुक्त समेत 6 अधिकारियों को स्वदेश बुलाने का फैसला किया गया। ये दरअसल इसको ये भी समझ सकते हैं कि भारत ने कहा कि इन 6 अधिकारियों को एक टाइम लिमिट दी और कहा कि देश छोड़ना होगा। कनाडा के उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को किया गया निष्कासित। भारत ने 6 राजनयिकों को उनके उच्चायुक्त समेत उनको निष्कासित कर दिया, देश छोड़ने का आदेश दिया। 16 अक्टूबर 2024 को ट्रूडो ने किया स्वीकार, निज्जर हत्या में नहीं कोई ठोस सबूत। तो यह भी अपने आप में समझने की जरूरत है कि जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास ठोस सबूत हैं, उन्होंने संसद में इस बात को स्वीकार किया, जस्टिन ट्रूडो ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने, कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्रूडो ने कहा कि केवल खुफिया जानकारी के आधार पर लगाए गए थे आरोप, केवल खुफिया जानकारी के आधार पर ये आरोप लगाए थे, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा घटनाक्रम चला दरअसल उसके पीछे की सियासत क्या है। भारत ने कहा कि आतंकियों, अलगाववादियों को बचा रही है ट्रूडो सरकार, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत के द्वारा एक घोषित आतंकवादी की अगर वहां पर किसी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिस पर यह सारा ये जो चीजें हो रही हैं ये अपने आप में इतिहास है। भारत ने कहा आतंकियों, अलगाववादियों को बचा रही है ट्रूडो सरकार। आखिर क्यों बचा रही है ट्रूडो सरकार, यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके पीछे दरअसल सियासत है। ट्रूडो की सिख सियासत है। क्या यह सिख सियासत? कनाडा में सिखों की आबादी लगभग 8 लाख है। 8 लाख एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है, 2% उनकी संख्या है। यह कुल जनसंख्या का 2% है, 2% है, लेकिन उसके बावजूद बहुत प्रभावशाली है और सत्ता में इनकी जो भागीदारी है वो लगभग 4% है। इनकी तुलना में संसद में इनका प्रतिनिधित्व 4% है। जैसा कहा कि सत्ता में इनकी भागीदारी 4% है, 2% इनकी आबादी है। वे किसी भी सरकार को बनाने बिगाड़ने में बड़ी अच्छी और बड़ी मजबूत भूमिका निभाते हैं। उनका अहम रोल रहता है किसी भी सरकार के बनने बिगड़ने में। आबादी का बहुत छोटा हिस्सा ही है खालिस्तानी समर्थक। जैसा लोगों के मन में भ्रम होगा कि तमाम सिख है वहां पर वो खालिस्तानी समर्थक है, ऐसा नहीं है। जो सिख वहां मौजूद है उनमें बहुत छोटा सा ऐसा हिस्सा है जो खालिस्तानी समर्थक है। लेकिन कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि वो वहां गुरुद्वारों में उनकी अच्छी पैठ है और उसके जरिए वो जो संदेश देते हैं वो सिख कम्युनिटी में कहीं ना कहीं जाता है और उसके जरिए जो सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर उनका दबदबा है। और कनाडा की लोकल पॉलिटिक्स यानी कि यहाँ की जो स्थानीय पॉलिटिक्स है उस पर उनका अच्छा खासा दबदबा है। इनका गुरुद्वारों पर कब्जा रहता है, वो सिख मतदाताओं को प्रभावित करते हैं इन गुरुद्वारों के जरिए, ये जैसा कि हमने आपको बताया। और इसके साथ ही साथ खालिस्तान के समर्थन के लिए कुख्यात जगमीत सिंह ऐसा ही एक उदाहरण है। जगमीत सिंह वहां के एक सांसद हैं और वो एक ऐसा ही उदाहरण है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो खालिस्तान का समर्थन करता है। उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास कनाडा की संसद के निचले सदन में 25 सीटें हैं। 25 सीटें जगमीत सिंह की पार्टी के पास में हैं। और जगमीत सिंह का पूरा रोल क्या है यह भी समझने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं आपको कि इस पूरी सियासत में जगमीत सिंह का क्या रोल है, उनकी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या रोल है। दूसरे कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो ने उन्हीं के समर्थन से, उनके सहयोग से बहुमत जुटाया था। बहुमत उनका न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की थी उनके बदौलत हासिल हुआ, उन 25 सीटों की बदौलत। लेकिन सितंबर 2024 में एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया, अपने 25 सांसदों को वापस खींच लिया और ऐसे में ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। तो यह समझिएगा ये सारा खेल है। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुकी है, लेकिन यहां पर एक दूसरा खेल यह है कि अब जगमीत सिंह
इसलिए यह पास नहीं हो रहा है क्योंकि जगमीत सिंह एनडीपी यानी उनकी जगमीत सिंह ये प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने समर्थन तो वापस ले लिया है, लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है उस पर वो उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज के समय में कनाडा के अंदर ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे खराब स्तर पर है। बहुत सारे मोर्चों पर ट्रूडो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक महज 28% लोग उनको प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बुरा दौर है और यहां इस बुरे दौर में वो सिख समर्थन जुटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वो एंटी इंडिया भावनाओं को तूल दे रहे हैं, एंटी इंडिया भावनाओं को तूल दे रहे हैं, सिख समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खालिस्तान का जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि हरदीप सिंह निज्जर, एक जो कुख्यात आतंकवादी था, उसकी हत्या पर, जो फर्जी पासपोर्ट पर वहां गया था, जो भारत का घोषित आतंकवादी है, उसको उन्होंने अपना नागरिक घोषित किया। और उसके बाद उसकी जब वहां पर आपस में जो उनकी आपस में जो भी लड़ाई रही हो, उसमें जब उसकी हत्या हो जाती है तो वो सारा आरोप भारत पर मढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनको अपने आप को साफ दिखाना था और दूसरी तरफ जो सिख थे उनका वोट बैंक भी जुटाना है। तो ये कुल मिलाकर सारी बात आपको शायद समझ में आ गई हो कि मामला इतना साफ नहीं है। दरअसल मामला सिख वोट बैंक से जुड़ा हुआ है।